हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर शालू क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे नीट के बारे में। आप जैसा कि आप सबको पता है कि नीट का एग्ज़ाम अभी अभी फिनिश हुआ है। 17 जुलाई को हमने नीट का एग्ज़ाम दिया है और आप सभी बच्चे अब बेसब्री से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे बेटा। तो आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नीट का रिजल्ट कब तक आ सकता है, काउंसलिंग कब से शुरू होगी और काउंसलिंग का फुल प्रोसीजर क्या है, कि काउंसलिंग के अंदर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो आज मैं अपने वीडियो में आप सबके ये डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं जिन बच्चों ने नीट पहली बार दिया है और जो बच्चों को अवेयरनेस नहीं है कि किस तरीके से हमें फॉर्म भरना है, किस तरीके से काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। तो बेटा मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीट का जो कट ऑफ है इस बार कहाँ तक जाएगा, लो रहेगा, हाई रहेगा, क्या पैरामीटर्स है। तो हमने फुल डेटा एनालिसिस करके आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की है, तो मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखना। बेटा सबसे पहले हम लोग जाते हैं नीट के रिजल्ट पे, कि नीट का रिजल्ट कब आएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको 3 ईयर के नीट के रिजल्ट, 2 ईयर के नीट के रिजल्ट्स दिखाए हैं और थर्ड ईयर जो कि 2022 है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं बेटा। तो जैसा कि 2020 के अंदर हमारा जो एग्जाम हुआ था वो 13 सितंबर को हुआ था और जो हमारा रिजल्ट आया था वो 16 अक्टूबर को आया था, यानी कि 33 डेज तक हमारा रिजल्ट आ गया था। उससे पहले 19 में भी हमारा 30 डेज के अंदर रिजल्ट आ गया था। बट 21 के अंदर जो हमारा एग्जाम हुआ था 12 सितंबर को हुआ था और रिजल्ट लेट आया था बेटा, 1 नवंबर को आया था, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे और कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से जो रिजल्ट है वो डिले हो गया था। अब बेटा अगर हम बात करते हैं 2022 की, यानी कि इस ईयर की, जो कि हमने एग्जाम दिया है बेटा 17 जुलाई को। अब काफी ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है ये लगभग अगस्त में आ जाएगा, 15 अगस्त 17 अगस्त तक आ जाएगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार भी 2022 के अंदर भी बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स नीट में आई हैं, बहुत सारे स्कैम्स नीट में आए हैं और कुछ जगह तो पेपर शफल हो गया था, जिसकी वजह से जो एनटीए है वो नीट का एग्जाम दोबारा ले रही है। तो अभी तो नीट का जो एग्जाम दोबारा ले रही है एनटीए, उसका नोटिफिकेशन जारी करेगी। कुछ सेंटर्स में ले रही है बेटा, पूरा इंडिया का नीट का एग्जाम दोबारा नहीं हो रहा है, जैसे कि गंगानगर में हो रहा है, कुछ सेंटर्स में हो रहा है क्योंकि वहां पेपर शफल हो गए थे। तो अभी तो वो नीट के एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी करेगी, फिर नीट का एग्जाम होगा तो बेटा कहीं जाके उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो हम लोग बेटा ये आइडिया लगा रहे हैं कि जो हमारा नीट का रिजल्ट है इस बार सितंबर में आएगा। अगस्त में आने के चांसेस तो बिल्कुल ही नहीं है बेटा, क्योंकि अभी जो होगा, अभी एग्जाम्स होंगे पहले, उसके बाद नीट अपना रिजल्ट दे, उसके बाद एनटीए अपना रिजल्ट देगी। तो इस बार जो कि हम अंदाजा लगा रहे हैं बेटा कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो लगभग लगभग सितंबर तक आएगा। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं कट ऑफ की, कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। बेटा ये जो मैंने आपको कट ऑफ की लिस्ट लगा इस बार दिखाई है, ये है बेटा 2021 की, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेटा, ये 2021 की कट ऑफ की लिस्ट है बेटा। इसके अंदर हम अगर देखें तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 595 तक गई थी बेटा। यहाँ जो मैं कट ऑफ की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं एमबीबीएस और बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस के कट ऑफ की बात कर रही हूँ बेटा। तो आप लोग इस चीज को समझें, हम 21 की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम 22 का हमने डेटा तैयार करा है, पिछले कुछ सालों की कट ऑफ देखी है और पेपर का एनालिसिस के बेसिस पर हमने कट ऑफ का डेटा तैयार किया है। तो इस बार जो 21 में जो कट ऑफ गई थी जनरल की, वो 595 तक गई थी और जिनकी रैंक 21,227 थी उनको एडमिशन मिल गया था। इसी तरह ओबीसी में 595 तक गई थी और जिनकी रैंक 21,188 तक थी उनको एडमिशन मिल गया था। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की जो लिस्ट गई थी वो भी 595 गई थी और उनको भी लगभग 21,238 रैंक तक के बच्चों को एडमिशन मिल गया था बेटा। एससी की जो स्कोर गया था वो लास्ट 473 गया था और लगभग 1,09,310 जिनकी रैंक थी उन बच्चों को एडमिशन यहाँ पर मिल गया था। अगर हम एसटी की बात करें बेटा तो उस केस में 452 हमारा स्कोर गया था और 1,30,823 तक जिनकी रैंक थी उनको एडमिशन मिल गया था। अगर अब हम बात करते हैं 22 की, तो क्या कट ऑफ हाई जाएगा इससे या लो रहेगा। तो बेटा जिस तरह से हमारा जो पेपर आया है इस बार, जो मेजरली कट ऑफ डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है बायो के पेपर पर।
तो इस बार जो बायो का पेपर था वो थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि वो एनसीईआरटी में से नहीं था, टोटल पेपर बेटा एनसीईआरटी में से था, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं था। ठीक है, बट थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, रीजनिंग एसर्शन वाले क्वेश्चंस थे, तो बच्चों को टाइम लगा सॉल्व करने पर, क्योंकि बच्चों ने सिंपल एमसीक्यूज करे थे, बच्चों ने इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया था, तो इस वजह से बच्चों को टाइम लगा वो क्वेश्चंस करने में। तो जहां लास्ट ईयर जिन बच्चों का स्कोर 340 प्लस गया था, लास्ट ईयर 340 प्लस गया था, उसी लेवल वाले बच्चों का स्कोर इस बार 315 320 तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो इसी वजह से दिस इज द रीजन, ये रीजन है। केमिस्ट्री का भी जो पेपर था बेटा हल्का सा ट्रिकी पेपर था, फिजिक्स ने बहुत सरप्राइज कर दिया था एनटीए ने बिल्कुल ही, कि फिजिक्स का पेपर हमारा इजी था। तो अगर हम पूरे पेपर का एनालिसिस करें, और इस बार कुछ सीटें बढ़ भी गई हैं बेटा, ठीक है, तो जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट ईयर 84,000 के अराउंड सीट्स थी गवर्नमेंट, तो इस बार 91,000 के अराउंड सीट्स होंगी। तो उसके बेसिस पर, और जो एनएमसी ने बिल पास किया है उसके बेसिस पर, अगर हम पूरा सिनेरियो देखें, पूरा एनालिसिस करते हैं, तो इस बार जो हमारी कट ऑफ जाएगी वो पिछले बार से लो जाएगी, पिछले ऑलमोस्ट 20 मार्क्स लो जाएगी। ये बेटा ये मैंने अपना डेटा एनालिसिस करके ये आपके लिए एक स्कोर बोर्ड तैयार किया है बेटा, लगभग इसी स्कोर बोर्ड के अंदर इस तरह की कट ऑफ जाएगी। और रैंक भी आप जैसे कि पिछली बार देख रहे हैं, पिछली बार 21,000 रैंक तक एडमिशन मिला था, और जहां तक मेरा ख्याल है इस बार 23,000 रैंक तक वाले बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 2022 के कट ऑफ की बात करेंगे, तो जनरल को मेरे हिसाब से 575 जाएगी, +5 या -5 हो सकता है बेटा, लेकिन लगभग 575 तक जाएगी। और जो 23,000 तक जो रैंक है उन बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अगर हम ओबीसी की बात करें बेटा तो भी 575, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 575, तो लगभग 23,000 की रेंज में जिन बच्चों की रैंक आती है, तो उन बच्चों को एडमिशन्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं बेटा एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के अंदर पिछली बार का जो स्कोर गया था वो लगभग 473 के अराउंड गया था, और इस बार 445 तक के स्कोर वाले बच्चों को एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। और लगभग 1,20,000 तक की रैंक अगर बच्चे की आ रही है तो उस बच्चे को यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें बेटा, तो 410 भी अगर उनके मार्क्स आ रहे हैं, और 1,45,000 तक अगर उनकी रैंक हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जिनके मार्क लगभग इतने आएंगे तो उनकी रैंक यहाँ तक आएगी, तो मेरे हिसाब से उन बच्चों को एडमिशन मिल जाना चाहिए। तो ये स्कोर बोर्ड हमने पिछले सालों के पेपर एनालिसिस और रैंक एनालिसिस, और इस बार जो एनटीए ने स्पेशल अनाउंसमेंट किया है, तो उसके बेसिस पर हमने ये स्कोर बोर्ड अपना तैयार किया है। अब हम आगे चलते हैं बेटा, और आगे हम बात करते हैं नीट के काउंसलिंग की। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बीच में स्किप नहीं करना बेटा, लास्ट तक देखना, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करना, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि एक्चुअल में काउंसलिंग का प्रोसीजर होने क्या वाला है। अब देखिए बेटा, हम नीट काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल सीट 310। अगर हम बात करते हैं एमबीबीएस गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एम्स कॉलेजेस की बात करते हैं, तो लगभग इतनी सीट्स हैं। तो अगर हम इतने कॉलेजेस हैं, लगभग इतनी जो हैं, तो जिसमें से स्टेट कोटा जो है बेटा वो 85% तक जो कवर करेगा वो स्टेट कोटा करेगा, और जो ऑल इंडिया कोटा है बेटा वो 15% तक कवर करता है। ठीक है, तो आज मैं अपने वीडियो में ऑल इंडिया कोटा के बारे में बताने जा रही हूं बेटा, कि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है वो किस तरीके से होगी, आप किस तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं बेटा एमबीबीएस और बीडीएस की, हम आयुष की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हम एमबीबीएस और बीडीएस की आज हम बात करेंगे, बाकी कोर्सेज के बारे में, क्योंकि इस कोटा से ही आज, अब आप नीट के एग्जाम से ही, चाहे आपको नर्सिंग में एडमिशन लेना हो, चाहे यूनानी में लेना हो, आप नीट के स्कोर के आधार पर ही एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे एमबीबीएस और बीडीएस के ऑल इंडिया कोटा की 15% कोटा की बात करेंगे, कि किस तरीके से काउंसलिंग होती है। बेटा देखो, जो एमसीसी की AIQ काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा की, उसके 4 राउंड होते हैं। ठीक है, पहले ऐसे नहीं होता था, पहले राउंड 1 और राउंड 2 पे आके लगभग फिनिश हो जाता था, लेकिन अब 4 राउंड होते हैं बेटा, राउंड 1, राउंड 2, मोप अप राउंड एंड द स्ट्रे वैकेंसी राउंड।
तो राउंड 1 और राउंड 2 में अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो उसका मोपअप राउंड होगा और नेक्स्ट आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। तो ये चारों राउंड होते हैं और किस तरीके से आप एक राउंड से दूसरे राउंड में जाएंगे और किस तरीके से आप राउंड में जाएंगे तो ये मैं अपने वीडियो में आगे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है बेटा, तो हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हम प्रोसेस की बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, एक एक चीज को ध्यान से समझना। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है जिसे हम स्टेप 1 की बात करते हैं, तो सबसे पहले www.mcc.nic.in इस वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके बेटा, वहां पर फर्स्ट स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन। इस मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा और वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये जो वेबसाइट है इसी पर लिंक आएगा, कब रजिस्ट्रेशन होना है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कौन सी है। मेरे चैनल से बने रहिए बेटा, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देती जाऊंगी कि कब वो लिंक एक्टिवेट होगा, कब लास्ट डेट होगी। तो सबसे पहले आपको वहां पे जाना है, स्टूडेंट करके आपको वहां पर अपने आप को रजिस्टर करना है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद क्या होगा बेटा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम पहुंच जाएंगे स्टेप 2 पर। ठीक है, स्टेप 2 पे बेटा हमें क्या करना है कि जब हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है ऑल इंडिया काउंसलिंग में, जब हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो हमें उस काउंसलिंग की फीस की पेमेंट करनी होगी। ठीक है, कि जब हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर फीस है जिसकी हमें पेमेंट करनी होगी। अंडरस्टैंड बेटा, सबसे पहले हमें वेबसाइट पर जाना है और रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप स्टेप 2 पे चले जाओगे। स्टेप 2 के अंदर क्या है बेटा, हमें काउंसलिंग फीस की पेमेंट करनी है। ठीक है बेटा, अब फीस कितनी है बेटा, टोटल फीस जो जनरल कैटेगरी है बेटा, जो टोटल फीस है बेटा वो है 11,000। टोटल फीस क्या है बेटा, 11,000। ठीक है, तो टोटल फीस है बेटा 11,000, जिसके अंदर से बेटा ये आपकी जो 10,000 फीस है वो रिफंड 10,000 फीस है बेटा वो रिफंड हो जाती है। ठीक है, जो 10,000 फीस है वो रिफंड हो जाती है बेटा। जस्ट अ मिनट बेटा। तो टोटल फीस जो आपको पे करनी है बेटा वो 11,000 रुपीज पे करनी है जनरल कैटेगरीज वालों को, जिसमें से अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, हाँ, अगर राउंड 1 में राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो जो 10,000 रुपीज है वो आपको रिफंड हो जाते हैं बेटा। ठीक है, 10,000 रुपीज इज द रिफंडेबल फीस और 1,000 रुपीज आपके कट होते हैं, बाकी 10,000 रुपीज रिफंड हो जाते हैं। अगर हम कैटेगरी की बात करें SC ST OBC PWD, तो उनकी जो फीस है बेटा वो 5,500 है जो कि उन्हें पे करनी है और 5,000 रुपीज रिफंडेबल है जो कि आपके रिफंड हो जाएंगे बेटा अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है। अगर सीट अलॉट हो जाती है तो जिस भी कॉलेज के अंदर आप जा रहे हो तो वहां पर ये 10,000 और 5,000 एडजस्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा बेटा, आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, एज वेल एज नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां मैंने आपको फीस के बारे में बताया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप 3। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, हम लोगों ने फीस भर दी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा। इस स्टेप को अगर आपने ध्यान से नहीं किया तो जो अच्छे बच्चे हैं, मान लो किसी बच्चे की रैंक 625 है और किसी की 610 है, लेकिन अगर 610 वाले ने इस स्टेप को अच्छे से किया है तो वो अच्छे वाले मेडिकल कॉलेज में चला जाएगा और 620 वाले को दूसरा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अब हम जानते हैं बेटा ये स्टेप है क्या। इस स्टेप के अंदर हमें फॉर्म मिलता है जिसके अंदर हम अपनी चॉइसेस भरते हैं कि हम एक्चुअली कौन सा मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं। हम अपनी एंट्री उसके अंदर डालते हैं और लॉक कर देते हैं कि हम कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहते हैं और कौन कौन सा मेडिकल कॉलेज हम लेना चाहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों। इस स्टेप को करने के लिए बहुत ही ध्यान लगाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप अपनी रिसर्च पूरी कीजिए, नहीं तो मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं आपको गाइड करती रहूँगी बेटा। तो बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है। तो जब आप यहां पर चले जाएंगे बेटा, स्टेप 3 कर लेंगे, उसके बाद होगा स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होगा कि जो हमारी MCC है वो पूरा डिटेल्ड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिश करती है। राउंड 1 आपका पूरा हो गया, आपने भर दिया फॉर्म, उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट आएगा।
उस रिजल्ट के अंदर बच्चे की कैटेगरी, बच्चे के मार्क्स, बच्चे के रैंक, बच्चे को कौन सा कॉलेज मिला है, वो सब होगा, ताकि कोई ये ना कह सके मेरे मार्क्स तो इतने थे मुझे क्यों नहीं मिला। तो जो एमसीसी है वो पूरा डिटेल्ड रिजल्ट आपको पब्लिश करेगी अपनी वेबसाइट पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस बच्चे की कितनी रैंक पर उस बच्चे को वो रिजल्ट, वो कॉलेज मिला है। ठीक है, तो यहां पर हमारे राउंड 1 की जो काउंसलिंग है वो फिनिश होती है। अब काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें राउंड 1 के अंदर कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, वो एंटर करेंगे राउंड 2 में। या फिर राउंड 1 में कॉलेज तो मिला है लेकिन वो उस कॉलेज से खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि हम इसको अपग्रेड करें, हम इससे ज्यादा अच्छे कॉलेज में जाएं, तो वो बच्चे भी एंटर करेंगे राउंड 2 में। ठीक है, राउंड 2 के अंदर वो एंटर करके क्या करेंगे बेटा, जो बच्चे नए हैं राउंड 2 में, यानी जिन बच्चों ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, राउंड 1 में फीस पेमेंट नहीं की थी, वो राउंड 2 के अंदर फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फीस अपनी फिल करेंगे और उसके बाद स्टेप 3 यानी चॉइसेस ऑफ मेडिकल कॉलेज फिल करेंगे। तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगी बेटा, जिन बच्चों के मार्क्स कम है वो सारे के सारे मेडिकल कॉलेज डाल दे, उसमें ऑप्शन में सारे के सारे मेडिकल कॉलेज, अब कितने भी, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि 5 भरने हैं 7 भरने हैं, आप कितने भी मेडिकल कॉलेज उसमें डाल सकते हैं। तो जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं तो वो बच्चे अपने सारे के सारे मेडिकल कॉलेज उसमें डाल दें। ठीक है, अब हम सेकंड बच्चों पे आते हैं, जिन बच्चों के अंदर, जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है और जिन बच्चों ने फीस पेमेंट कर रखी है, वो सिर्फ स्टेप 3 पे जाएंगे, सिर्फ अपनी ऑप्शंस, रिवाइज ऑप्शंस वापस से उसमें डालेंगे। जो आपने पहले ऑप्शन भरे थे वो नलिफाई हो जाएंगे, उनका कोई रोल नहीं रह जाएगा। तो सारे बच्चे स्टेप 3 तो सारे बच्चे करेंगे, स्टेप 1 और 2 वो करेंगे जिन्होंने राउंड 1 में उन स्टेप्स को नहीं किया था। ठीक है, तो इस तरह से राउंड 2 होगा, फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा, फिर आप देख लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने स्टेप 2 के अंदर, सॉरी राउंड 2 के अंदर अपनी सीट को नहीं लिया है, राउंड 2 में अगर आपने अपनी सीट को नहीं लिया है तो आप लोगों को वापस वो पैसे खत्म हो जाएंगे और मॉपअप राउंड के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। मैं आपको एक बार पूरा अच्छे से समझा देती हूँ। सबसे पहले ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग, आप www.mcc.nic.in की साइट पर जाएंगे, वहां रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी फीस को पेमेंट करेंगे। जनरल कैटेगरी की 11,000 है, बाकी कैटेगरी की 55,100 है। आप जाके उसको अपना फीस पेमेंट करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उनको लिख देंगे कि आप कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। फर्स्ट राउंड हो गया बेटा, आपको सीट अलॉटमेंट हो गया। अगर आपने वो सीट अलॉटेड ले लिया है तो आप क्या करेंगे बेटा, जो भी आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसके अंदर, उसके पास जाएंगे अपने फुल डॉक्यूमेंट लेके। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाएंगे, जितनी भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज है, आपके सारे डॉक्यूमेंट है, उनको लेके वहां पर जाएंगे। ठीक है, और वहां पर एडमिशन ले लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो एग्जिट ले लेंगे और उसके बाद राउंड 2 में अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, राउंड 2 में, राउंड 1 में सीट मिल गई है बट आप खुश नहीं है और राउंड 2 में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो सीधा स्टेप 3 करेंगे, सीधा दोबारा से उस ऑप्शन वाले फॉर्म पे जाएंगे और अपने ऑप्शंस भर देंगे। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट हो गया है, वो सीट अलॉटमेंट आप ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद वहां से एग्जिट ले लेंगे। वहां पर आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है, सीधा अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाएंगे, एडमिशन फॉर्मेलिटीज अपनी कंप्लीट करेंगे। बट अगर आपने अलॉटेड सीट को सेकेंड राउंड में नहीं लिया है, रिपोर्ट नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो क्या होगा बेटा, आपकी जितनी भी फीस है वो खत्म हो जाएगी और आप मोपअप राउंड में फ्रेशली एनरोल करोगे अपने आप को। अंडरस्टैंड बेटा, फ्रेशली एनरोल करोगे, नहीं तो आप रिपोर्ट करोगे अलॉटेड इंस्टीट्यूट को और सारी की सारी अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लोगे। अंडरस्टैंड। अब ये सेकंड बेटा, राउंड 1 में आपको सीट नहीं मिली है तो आप क्या करोगे, राउंड 1 एंड होने के बाद राउंड 2 में जाओगे। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फीस नहीं भरी है, वो वापस से रजिस्ट्रेशन करेंगे, फीस भरेंगे, और जिन बच्चों ने ये सब कर दिया है वो सीधा स्टेप 3 पे आएंगे और अपने पसंदीदा मेडिकल कॉलेजेस को वहां पर भरेंगे।
ठीक है। और उसके बाद सेम चीज बेटा, अलॉटमेंट होगी सीट की, आप उस सीट को ले लेना बेटा। अगर आप खुश नहीं है तो एग्जिट मार जाना, मॉपअप राउंड में फ्रेशली एंटर करना बेटा। अब बात आती है बेटा हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये बेटा हम 15% AIQ सीट की बात कर रहे हैं बेटा। स्टेट के अंदर क्या चीजें चाहिए, क्या चीजें नहीं चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट आपके अपने वीडियो में बताऊंगी। अब ये है बेटा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए बेटा। जब आप रिपोर्ट करोगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए बेटा आपको। 10th का सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट भी। क्लास +2 का सर्टिफिकेट भी चाहिए और मार्कशीट भी चाहिए। 2022 बेटा, यहाँ पर 2020 गलती से प्रिंट हो गया है। 2022 का एडमिट कार्ड चाहिए आपको, जो अभी आपने 17 जुलाई को एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड चाहिए। अब आप ये मत बोलना कि वो एडमिट कार्ड तो वहां पर ले लिया गया था, आपको बताया गया था कि दूसरा एक एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपको वो रखना चाहिए। तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो भी रिजल्ट रैंक कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। जनरेटेड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये बेटा क्या होता है कि जब भी आपको सीट अलॉट होगी उस मेडिकल कॉलेज में तो आपको एक लेटर दिया जाएगा, तो वो लेटर आपको लेके जाना है। लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा बेटा आपको पासपोर्ट साइज वैसे तो 8 चाहिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आप लेके जाएं और वो लगभग अगर सेम होनी चाहिए जो कि आपने एडमिट कार्ड पर लगाई है। प्रोसीजर तो यही कहता है बेटा कि सेम फोटो होनी चाहिए। 8 चाहिए लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 10 लेके जाएं। इसके अलावा डेट ऑफ, अगर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जनरली तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट को ही हम मान लेते हैं। कोई भी आपको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो। अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्ट कर रहे हैं तो आपको डोमिसाइल भी चाहिए बेटा। डोमिसाइल क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगी बेटा। हर एक स्टेट का डोमिसाइल का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में अगर +1 +2 किसी ने किया तो वो वहां का उसको डोमिसाइल मान लिया जाता है। लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करती हूँ तो वहां पर क्लियर ये बोला जाता है कि 10 साल तक बच्चा वहां पर पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो हर एक जो स्टेट है उसके रूल अलग अलग हैं, तो इस पर मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगी, मेरे साथ बने रहना बेटा। इसके अलावा जो बच्चे कैटेगरी OBC SC ST से बिलोंग करते हैं उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो EWS से बिलोंग करते हैं उनके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो PWD से बिलोंग करते हैं उनके पास PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट है बेटा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट की वो आप अभी से कंप्लीट कर लो, ताकि जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, जब आप वहां पर जाओ तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये बेटा मैंने आपको फुल काउंसलिंग के बारे में बताया है, कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेट काउंसलिंग और स्टेट के बारे में बताऊंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बेटा, जो केरला के जो प्राइवेट कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है बेटा। 26 जुलाई लास्ट डेट है, क्योंकि केरला के प्राइवेट कॉलेजेस की फीस सबसे कम है, बहुत कम फीस है वहां की, तो कंपैरेटिवली बाकी प्राइवेट कॉलेज से। तो बच्चों आप वहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए बच्चों, क्योंकि 26 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है। तो कल ही लास्ट डेट है, तो जिन बच्चों ने नहीं किया है तो हरी अप, जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। ठीक है। थैंक यू बच्चों। अब मैं आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए चिल करो, टेंशन मत लो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।